आज हम लोग एरिया चैप्टर के बारे में समझेंगे। एरिया चैप्टर समझने से पहले आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम बताते हैं। इसके बाद हम फिर एरिया चैप्टर के बारे में कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको पता है, मान लेते हैं ये कोई फंक्शन a टू बी एफ एक्स डी एक्स। इंडिफिनिट में यदि आप इसे इंटीग्रेट करते हैं तो कैपिटल एफ एक्स आता है। ये कोई फंक्शन हुआ जिसको आप इंटीग्रेट किए, एफ एक्स आ गया। अब इस पे हमें लिमिट लगा देना है, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। तो आप इस पे भी लिमिट लगा दीजिए, एफ एक्स लिमिट ए टू बी। एक्स के जगह पे एक बार हमको बी रखना होगा, तो ये एफ बी हो गया, फिर माइनस एक्स के जगह पे ए, यानी ये हो गया एफ ए। इसमें ए को हम लोअर लिमिट पढ़ते हैं और बी अपर लिमिट कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल से आप इसे समझ लें, 0 टू पाई बाय 2 cos x dx। सपोज ये मेरा क्वेश्चन है, 0 से पाई बाय 2 cos x dx। तो cos x का हम इंटीग्रेशन करेंगे। cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x। इस पे आप लिमिट डाल दें 0 टू पाई बाय 2। x के जगह पे इस बार हमें एक बार अपर लिमिट डालना होगा, तो ये मेरा हो गया sin पाई बाय 2, फिर माइनस साइन, और इस x के जगह पर एक बार लोअर लिमिट। एक बार x के जगह पे अपर लिमिट, फिर x के जगह लोअर लिमिट। तो sin 0 हो गया, sin पाई बाय 2 का मान 1 माइनस sin 0 0, दैट इज 1 आ गया। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में ये बेसिक आइडिया आपको जानकारी रखना होगा। मेनली इंडिफिनिट के बारे में हम लोग सीख चुके हैं और इंडिफिनिट का ही कॉन्सेप्ट इसमें है। तो इंडिफिनिट के बाद डिफिनिट के बारे में बस इतना ही जानकारी था। फिर इसका कुछ प्रॉपर्टी है जिसके बारे में को बाद में हम सिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग एरिया चैप्टर में कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एरिया चैप्टर किसी भी कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत आपके बोर्ड के लिए भी ये काफ़ी वैल्यूएबल चैप्टर में है। चलिए आइए समझते हैं हम लोग एरिया के बारे में। कुछ रिजल्ट्स एरिया से संबंधित। फर्स्ट रिजल्ट, इसमें सबसे पहले आपको जो स्टैंडर्ड कर्व्स है उसका ग्राफ आपको आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन का कर्व सीखते हैं। स्ट्रेट लाइन ये हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और किसी भी स्ट्रेट लाइन का कर्व ग्राफ आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले से भी आप लोग को बताया गया है। हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे, एक एक्स एक्सिस पर का और दूसरा वाई एक्सिस पर का। तो चलिए एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट आप कंसीडर करिएगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग वाई का मान 0 बैठा देते हैं। ये वाई 0 कीजिएगा तो यहाँ से ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस सी वाई। तो यहाँ से x का जो मान हुआ वो मेरा हो गया माइनस सी वाई। ये पॉइंट मालूम हो गया। सिमिलरली हम दूसरा पॉइंट b निकालते हैं और ये y एक्सिस का पॉइंट है, इसके लिए x मेरा 0 हो जाएगा। तो इस बार हम क्या करते हैं, इसमें से x को 0 कर देते हैं। तो पुट x इक्वल टू 0। जब x 0 हो गया तो यहाँ से बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये टर्म, और y का वैल्यू माइनस सी वाई बी। तो 0 माइनस सी वाई बी, ये पॉइंट y एक्सिस पर और ये x एक्सिस पर। यानी किसी भी स्ट्रेट लाइन को ट्रेस करने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए, और ये 2 पॉइंट यहाँ पे हमको मिल गया। इस दोनों को हम मिला देते हैं, ये मेरा स्ट्रेट लाइन ट्रेस हो गया। एंड दिस इज लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन ट्रेस करने के लिए आपको आना चाहिए। ये भी इसमें अब हम लोग सीख गए। दूसरा, इसमें जो कर्व आप सीखिएगा वो सर्किल का होगा। तो सर्किल में भी कुछ बेसिक जानकारी आपको बता देते हैं। पहला स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका सेंटर, कोई भी सर्किल आप ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए आपको उसका सेंटर चाहिए और उसका रेडियस चाहिए। तो इस टाइप के फॉर्मेट में यदि कोई सर्किल हो तो उसका सेंटर 0 0 होगा और रेडियस यहाँ पे हम a यूनिट कर देंगे। तो रेडियस a हो गया और सेंटर 0 0 हो गया। अब इस सर्किल को आप ड्रॉ कर सकते हैं।
ये मेरा सर्किल हो गया, इसका सेंटर आप 0 0 पे रखेंगे और रेडियस यानी यहां से ये लेंथ जो है, ये लेंथ हमारा रेडियस ए हो गया। आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रख सकते हैं, a,0, तो इसका रेडियस हो गया। तो पहला x² + y² = a² के फॉर्म में यदि कोई सर्किल हो तो उसका सेंटर 0 0 पे होगा और उसका रेडियस a यूनिट होता है। दूसरा फॉर्मेट हम लोग सीखते हैं b, x - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y - बीटा का होल स्क्वायर = a²। यदि सर्किल का फॉर्मेट इस रूप में हो तो इस सर्किल का सेंटर अल्फा बीटा होगा और इसका रेडियस यदि हम निकालें तो रेडियस कितना होगा, ये ए हो जाएगा रेडियस इसका। और यहाँ पे जो आप अल्फा बीटा देख रहे हो वो अल्फा बीटा इसका सेंटर हो जाता है। अब आप इसको ड्रॉ कीजिए। ये किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकता है फिगर, वो डिपेंड करेगा आपको कि अल्फा बीटा, सपोज अल्फा का वैल्यू 1 और 2 है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। उसी तरीका से अल्फा बीटा के वैल्यू के अकॉर्डिंग हमको ये देखना होगा कि वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। सपोज आप सर्किल ऐसा बना देते हैं, इस वक्त मेरा सेंटर कितना हो गया, अल्फा बीटा पे। अल्फा बीटा जहां पे इंडिकेट होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ किसी में भी जा सकता है। और ये उसका रेडियस हो गया, रेडियस कितना यूनिट है, ए यूनिट। तो इस टाइप का यदि सर्किल दिया हो तो सेंटर अल्फा बीटा और रेडियस ए हो जाएगा। अब हम इसी का तीसरा फॉर्म जो जनरल सर्किल कहलाता है, जनरल सर्किल, और इसका इक्वेशन होगा x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। और इस सर्किल का सेंटर -g - f होगा और रेडियस का वैल्यू √g² + f² - c होगा। तो हम लोग इससे कंपेयर कर लेंगे। 2gx में g x का जो कॉफिशिएंट होगा, ये यहां से हम लोग g इक्वेट कर लेंगे, 2x का कॉफिशिएंट g। फिर यहां से हम f कैलकुलेट कर लेंगे कंपेयर करके कि f की जगह पे कितना आ रहा है, तो g और f निकाल लेंगे और सेंटर हमको मालूम हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से यदि आपको सर्किल इस रूप में दिया हुआ है, सपोज ये मेरा सर्किल है, तो आप इसको कंपेयर कीजिए। 2gx 2gx तो -4x मेरा हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि g के जगह पे कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, लेकिन हमको सेंटर में -d चाहिए, तो आप इसका सेंटर क्या लिखिएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। फिर इसको कंपेयर कीजिए, 2fy, f की जगह यदि 3 कर लेते हैं और ये y हो गया, तो 2fy, y कितना हो गया, 3, हमको -f चाहिए तो -3 हो गया। तो सेंटर आप निकाल लीजिए, -2 -3 हो गया। और इसका रेडियस √g² यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये 9 हो गया। अब -c के जगह पे यहाँ पे -1 है, तो ये आप कैलकुलेट कर लेते हैं, जो आता है वो रेडियस हो गया। फिर हमको सेंटर और रेडियस मालूम हो जाएगा, आप सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर जो भी आएगा वो रखना है और जितना यूनिट का रेडियस होगा वो आप डाल दीजिए। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट होगा, हमको सर्किल का फिगर ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। अब जैसे मेरा स्ट्रेट लाइन और सर्किल क्लियर हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं कि किसी भी पैराबोला का फिगर आप कैसे ड्रॉ करते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं पैराबोला, यानी किसी भी पैराबोला का फिगर आपको ट्रेस करने के लिए आना चाहिए, और ये आएगा तब आप जाकर के एरिया निकाल सकते हैं। तो पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है y² = 4ax, और दूसरा जो फिगर स्टैंडर्ड होगा वो x² = 4ay होगा। तो यहां आप इसका फिगर ध्यान में रखिए, कैसे बना रहे हैं वो। जब कभी y का पावर इवन नंबर हो, यानी सम संख्या हो, तो y का पावर यदि इवन होगा तो वो कर्व x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, और इसका फिगर आप ऐसे बना लेंगे ये। यानी यदि जब कभी y का इवन पावर हो तो कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ये फिगर हमारा y² = 4x का हो गया। दूसरा फिगर आप यहां देखें, x का इवन पावर है, तो जब x का इवन पावर होगा
तो y के सिमेट्रिक होगा। ये y एक्सिस है, सिमेट्रिक कहने का मतलब जो फिगर आप इधर देख रहे हैं उसी का मिरर इमेज इधर दिखाई पड़ेगा। दूसरा फिगर आप देख रहे हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax का, ये जस्ट इसी का रिवर्स हो गया। -4x y का इवन है, x के सिमेट्रिक होगा और फिगर आप ऐसे बना लें। और इसका एक निगेटिव कर देते हैं, x² इक्वल टू -4ay में x का इवन y के सिमेट्रिक लेकिन माइनस है, तो ये फिगर आपको ऐसे दिखेगा। ये चारों फिगर हमको दिमाग में रखना होगा। और इस सब में आप क्या देख रहे हैं कि यदि y का पावर इवन हो, इफ power of y is even, then curve is symmetric about x-axis। यानी y का पावर यदि इवन होगा तो कर्व x के सिमेट्रिक होगा, एंड वाइस वर्सा आप समझ सकते हैं, मतलब जस्ट उसका इन्वर्स आप कर सकते हैं। जैसे हमको यदि फिगर ड्रॉ करना है, सपोज x² इक्वल टू y, तो हमको क्या गौर करना है, ये देख लेना है कि पावर x का इवन है कि y का इवन है। तो यहाँ पे x का पावर इवन है और x का इवन है, दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक फिगर आप खींच दीजिए। ये x² इक्वल टू y हो गया। अब यहाँ पे 2y हो 3y हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। फिगर मेरा नेचर जो है कर्व का वो इस टाइप का होगा। यदि हमको खींचना हो y² इक्वल टू -x का फिगर, तो देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। y का इवन है तो x के सिमेट्रिक होगा, ये x एक्सिस है, इसके सिमेट्रिक बनाना है। तो x के सिमेट्रिक आप ऐसे बना सकते हैं, इधर से और एक इधर से, दो चांस है, लेकिन माइनस में है तो फिगर मेरा इधर से हो जाएगा। y का इवन x के सिमेट्रिक फिगर हो गया और निगेटिव में है, इसलिए माइनस की ओर हम लोग ड्रॉ किए हैं। तो यदि आप इतना बात को ध्यान में रखते हैं तो पाराबोला का भी फिगर आप ट्रेस कर सकते हैं। अब y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा, ये पाराबोला का जनरलाइज फॉर्म में है। इसका फिगर यदि हम लोग बनाते हैं, यहां भी आप y का पावर इवन देख रहे हैं, तो y का इवन है तो x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, फिगर जो होगा वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। और दूसरा बात, तो x एक्सिस के सिमेट्रिक में आप इधर से फिगर ड्रॉ करेंगे, लेकिन इसका जो वर्टेक्स होगा वो यहाँ पे अल्फा बीटा पे होगा। वर्टेक्स शीर्ष यानी अल्फा बीटा पे होगा। तो अल्फा बीटा हम कहीं से ड्रॉ करेंगे, सपोज ये मेरा अल्फा बीटा वर्टेक्स हो गया और x के सिमेट्रिक बनाना है, तो आप एक पहले पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें। अब यहाँ पे मेरा वर्टेक्स होगा भी अल्फा बीटा, और आप फिगर को ऐसे बनाएंगे। देखिए ये फिगर भी x एक्सिस के पैरेलल में सिमेट्रिक हो गया, जिसका वर्टेक्स कितना पे हुआ, अल्फा बीटा पे हुआ। और इसी का स्पेशल केस आप इसको ऐसे समझे, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस 0। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स आप देख रहे थे वो क्या था, 0 और 0 था। तो 0 0 था तो वर्टेक्स को हम 0 पे रखे थे, तो वो फिगर मेरा ऐसा दिखा था। लेकिन इस बार जो जनरलाइज्ड फॉर्म होगा उसमें वर्टेक्स अब चेंज हो गया, वो कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा के कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है कि वो अल्फा बीटा मेरा कहाँ पे जा रहा है। तो अल्फा बीटा यहाँ पे सपोज हम किए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक में आपको इसी कर्व को शिफ्ट कर देना है अल्फा बीटा पर। सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड जो फिगर होता है पाराबोला का वो ये है y² इक्वल टू 4ax। इसका फिगर हम y का इवन x के सिमेट्रिक तो ऐसा बनाते हैं। यहाँ पे वर्टेक्स हो गया ये 0 0। यहाँ पे हम लोग इसका एक फोकस s से डिनोट करेंगे, एंड s इज कॉल्ड फोकस। और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग a0 लिखते हैं, वहां पर जो a आप देख रहे हैं वही a आ गया। फोकस से पास करने वाला एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, ये इस पे परपेंडिकुलर है, एंड दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम।
ये लैटस रेक्टम कहलाता है, जो फोकस पे परपेंडिकुलर होता है। तो कोई भी कर्व पैराबोला में हमको जैसे इसी के बीच का एरिया चाहिए, तो लैटस रेक्टम हमको समझ में आना चाहिए। लैटस रेक्टम हमेशा फोकस से पास करता है और वो उस पर परपेंडिकुलर भी होता है। यानी आप कह सकते हैं कि लैटस रेक्टम इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू फोकस, जो फोकस से पास करता है, एंड परपेंडिकुलर टू फोकस ऑल्सो, जो परपेंडिकुलर भी हो और फोकस से पास भी करे, तो ये लैटस रेक्टम हो गया और वो हमेशा फोकस से यानी A0 से पास करेगा। तो इतना बात आपको पैराबोला के लिए ध्यान में रखना होगा, पहले भी पढ़ाया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम रिवाइज करवा देते हैं आपको। इसके बाद एक फिगर आपको फिर इलिप्स का भी जानकारी रखना होगा। इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन x² + a² + b² बराबर 1 होता है। और जब आप इसका फिगर बनाते हैं तो आपको इस टाइप का फिगर मिलेगा। ये इलिप्टिकल शेप हो गया। यहाँ पे a कोऑर्डिनेट हम लोग A0 लिखते हैं, ये A' हो गया, कोऑर्डिनेट कितना आ गया -A0, ये B हो गया 0B, और ये B' हो गया 0 -B। यहाँ पे मेरा सेंटर है 0 0 पर। इसमें AA' जो लंबाई आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, ये मेरा मेजर एक्सिस हो गया। और जो BB' आप देख रहे हैं, ये छोटा वाला, वो माइनर एक्सिस कहलाएगा। मेजर का मतलब होता है दीर्घ अक्ष, और ये माइनर एक्सिस हो गया लघु अक्ष। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, हमको ये इलिप्स का शेप भी दिमाग में रखना होगा। और इस फिगर में आप देख रहे हो कि A जो है वो B से बड़ा है, A ग्रेटर देन B। जैसे ये फिगर में A का मान, ये A हो गया बड़ा हो गया, और B ये दिख रहा है हमको, तो ये छोटा हो गया। तो इस टाइप के इलिप्स को हम लोग पढ़ेंगे हॉरिजेंटल इलिप्स। ये हॉरिजेंटल है। और एक इलिप्स आप इस टाइप से भी सोच सकते हैं, दिस इज वर्टिकल इलिप्स। और यहाँ पे सिर्फ अंतर क्या होगा कि A का मान छोटा हो जाएगा। तो मेजर एक्सिस जो यहाँ A था, ये A का मान यहाँ पे छोटा होगा और B का मान बड़ा हो रहा है। तो जब A छोटा हो जाए B से, तो वर्टिकल इलिप्स होगा। यानी जनरली हम लोग इसी इलिप्स का यूज करते हैं जिसमें A का मान B से हमेशा आपको बड़ा दिखेगा, यानी यहाँ वाला बड़ा होगा, ये छोटा वैल्यू होगा। तो हॉरिजेंटल इलिप्स, जैसे ये x² / 3 + y² / 4 = 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A का जो वैल्यू है, A यहाँ पे √3 है, A का मान B के वैल्यू से क्या है, कम है। तो ये वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा, दिस इज वर्टिकल इलिप्स। यदि यहाँ वाला टर्म मेरा बड़ा होगा तो हॉरिजेंटल इलिप्स होगा। जनरली आपको यही वाला फिगर दिखेगा। तो इतना ग्राफ जो स्टैंडर्ड फिगर है, ये हमको आना चाहिए। अब इसके अलावा आपको y = mod x का ग्राफ, y = e⁻x का ग्राफ, y = log x का ग्राफ, y = sin x का ग्राफ, y = cos x का ग्राफ, ये सभी स्टैंडर्ड कर्व है जिसका कि आपको ग्राफ याद रखना होगा मेमोरी में। तो चलिए थोड़ा सा हम शॉर्ट में ब्रीफ कर देते हैं। मॉड x का ग्राफ ये V शेप होता है, ये आपको पता होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जो है वो यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये 0 1 से पास करता है, e⁻x का ग्राफ हो गया। log x का जो ग्राफ होगा ये, और ये पॉइंट मेरा 1 0 हो जाएगा, ये log x का ग्राफ हो गया। अब हम लोग sin x और cos x का, y = sin x का भी फिगर सब आदमी को पता होगा। ये आगे और भी कंटिन्यू आप कर सकते हैं, निगेटिव साइड में भी जा सकता है। पॉइंट को ध्यान रखना होगा, 0 π 2 π, इधर माइनस में -π -2 π ऐसे। ये ऊपर वैल्यू 1 तक जाता है और नीचे वाला वैल्यू -1 तक जाता है। फिर y = cos x का भी ग्राफ आप देख सकते हैं। ये पॉइंट -π/2, यहाँ पे π/2 होगा। फिर आप बढ़ते जाइए 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन, इस टाइप से।
तो ये साइन कॉस का ग्राफ हमको दिमाग में रखना होगा। तो ये तो एरिया जो चैप्टर हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे थे उसका ये फर्स्ट सेक्शन हुआ। यानी पहले आपको कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और यदि वो कर्व आपको मालूम है तब जाके आप उसका एरिया भी निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग जो रिजल्ट सीखेंगे वो एरिया से संबंधित होगा। अभी वाला जो फिगर था वो कर्व से संबंधित था, यानी कर्व ट्रेसिंग हम लोग सीख रहे थे। अब जो कुछ रिजल्ट्स हम सीखने जा रहे हैं वो है एरिया से संबंधित। तो पहला रिजल्ट, सपोज ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। कर्व हो गया मेरा y इक्वल टू एफ एक्स, ये लाइन x इक्वल टू a है, ये लाइन x इक्वल टू b है, और ये x एक्सिस है। इस चारों के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा हमको उसी का क्षेत्रफल मालूम करना है, यानी हमें ये एरिया चाहिए। किसके किसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। कर्व मेरा y इक्वल टू एफ एक्स है, x एक्सिस है, और लाइन x बराबर a, x बराबर b इज, यानी किसके किसके द्वारा, सबसे पहले ये देखना है कि जो एरिया आप निकाल रहे हैं वो किस किस के द्वारा घिरा हुआ है। तो यहाँ पे कर्व y इक्वल टू एफ एक्स जिसका हम यहाँ पे यूज किए हैं, ये हो गया। x एक्सिस का ये भाग आप यूज कर रहे हैं। फिर लाइन x इक्वल टू a, दिस इज x इक्वल टू a, ये x बराबर a है, कांस्टेंट है, तो y एक्सिस के पैरेलल में लाइन है, और ये x बराबर b है। हमको ये एरिया पूरा निकालना है। इस चारों के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र बनेगा हमको उसका मान चाहिए। तो आप इसका मान समझने के लिए कैसे कीजिएगा, जैसे यहाँ देखिए, एक छोटा सा आप स्ट्रिप कंसीडर कीजिए यहाँ का। तो ये वाला वैल्यू x एक्सिस पर है, इसलिए हम इस लेंथ को dx नाम दिए, और ये हाइट जो है ये y हो गया, और ये एक रेक्टेंगल का काम किया। दिस इज ए रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का आप एरिया जब निकालते हैं तो लेंथ इनटू ब्रीड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हो गया आपका y और चौड़ाई dx हो गया, तो y को आप dx से मल्टीप्लाई कीजिए, तो लंबाई गुना चौड़ाई, इस भाग का एरिया निकल गया। अब फिर यहां से ऐसा ऐसा बहुत सारा स्ट्रिप निकालिए, तो फिर ये एरिया हो गया। और सभी एरिया को जब आप कलेक्ट करते हैं, मतलब इंटीग्रेट कर देते हैं ए से लेकर के बी तक, ये देख रहा है कि ए से लेकर के आप बी तक जा रहे हैं, तो इस कर्व के द्वारा जो भी नीचे का भाग आप देख रहे हैं इस सब का एरिया आपको मालूम हो जाएगा, ये पूरा। तो हम लोग क्या किए, इसको इंटीग्रेट कर दिए, इज ए इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला यही हो गया, ए टू बी वाई डी एक्स। ध्यान में यही रखना है कि जब आप लिमिट डाल रहे हैं, ये x का एक्सिस का पर का लिमिट है, x का वैल्यू a, x का वैल्यू b, तो जो आप x का वैल्यू यहाँ लिखिएगा तो यहाँ हमेशा dx ही होगा। dx का मतलब ही हुआ कि आप x का वैल्यू डाल रहे हैं, और जब यहाँ dx हो जाए तो यहाँ उसका उल्टा यानी y को देना है, मतलब x वाला रहे तो y देना है, और y वाला जब आप लिखेंगे तो x का टर्म दीजिएगा। तो पहला रिजल्ट ये हो गया कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस, ये जो dx है इसका मतलब आप एरिया बाउंडेड जो निकाल रहे हैं वो x एक्सिस के अधीन निकाल रहे हैं। ये लाइन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b का काम किया, और ये जो कर्व आपका दिया रहेगा उसका मान बतला रहा है। दूसरा रिजल्ट, मान लेते हैं कर्व मेरा इस टाइप से है, सपोज ये मेरा y इक्वल टू एफ एक्स हो गया, ये लाइन y इक्वल टू a हो जाएगा, ये लाइन y इक्वल टू b, ये कर्व हो गया, और ये y एक्सिस हो गया। तो इस बार जो हमको एरिया निकालना है वो किसके किसके द्वारा निकालना है, तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, यानी ये कर्व है, y एक्सिस, ये y एक्सिस भी आ गया इसमें, और लाइन y इक्वल टू a, y इक्वल टू b इज, y इक्वल टू a, y इक्वल टू b, यानी इस बार जो हमको एरिया निकालना है वो इस रीजन का एरिया निकालना है। ये फिगर x एक्सिस के अलोंग था, ये y एक्सिस के अलोंग चल रहा है। तो हम लोग क्या किए, इसका भी एक छोटा सा स्ट्रिप कंसीडर कीजिए आप, ये, और ये एक रेक्टेंगल का काम किया,
इसका जो लेंथ है इस बार dy नाम रख दिया, क्योंकि ये y एक्सिस पर है, तो ये छोटा सा जो स्ट्रिप है वो dy का काम किया, और ये वाला पूरा जो लेंथ आप देख रहे हैं ये मेरा x का काम किया। तो जब आप इसका एरिया निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, x लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई इसमें x हुआ, चौड़ाई हो गया आपका dy। अब इसको, अब यहाँ dy है तो आपको y का वैल्यू यहाँ पर देना होगा। तो y का मान आप a से शुरू किए, ये a था और यहाँ पे b था, तो इंटीग्रेशन जो होगा वो a से b होगा। यानी मेरा फॉर्मूला बन गया एरिया इक्वल टू a टू b x dy। आपको बताए थे कि ये वैल्यू यदि y का है तो यहाँ पे dy होगा, और जब यहाँ पे dy हो जाए तो यहाँ पे x लिखना होगा। तो एरिया इस केस में x dy था, वहाँ पे y का वैल्यू निकाल करके रखिएगा आप, और यहाँ पे किसका वैल्यू है, x का मान रखेंगे हम लोग। तो जब y रखेंगे तो dx होता है, जब x रखते हैं तो dy होता है। दो रिजल्ट ये हो गया आपका। तीसरा रिजल्ट मेरा, अब यदि मेरा कर्व इस टाइप से दिया हो, सपोज एक ये कर्व है और एक ये कर्व है, ये y1 हो गया कर्व और ये y2। हमको इस दोनों कर्व के बीच का एरिया निकालना है। यानी इसमें हम लोग कहेंगे एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स। तो दो कर्व के बीच एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो आप दोनों कर्व के इक्वेशन को सॉल्व करके कि वो कर्व किस पॉइंट पे कट कर रहा है, हमको वो वैल्यू निकाल लेना होगा। तो आप सॉल्व करेंगे तो इसके कोरिस्पोंडिंग x कितना आता है, यहाँ पे x कितना आता है वो निकाल लीजिए, और जब सॉल्व करके दूसरा जो x आएगा ये कितना है वो निकाल लेते हैं। सपोज ये वैल्यू हम निकाल लिए और a और b आ गया। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एट फर्स्ट सॉल्व बोथ कर्व, यानी दोनों कर्व के इक्वेशन को आप सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए और वहां से x का मान निकाल लिए। तो सपोज ये x का वैल्यू हम क्या मान लिए, a और b मान लिए। अब आप थोड़ा सा प्लानिंग देखिए, यदि इस ऊपर वाले कर्व को जो y1 आपका दिख रहा है, इस कर्व को a से लेकर के b तक यदि आप इंटीग्रेट कर देते हैं तो इस कर्व के नीचे जितना भी भाग आप देख रहे हैं x एक्सिस तक, ये जो आगे नीचे नहीं जाना है, x एक्सिस पर तक ही रुक जाएगा। यहां से लेकर के आप x एक्सिस तक का पूरा एरिया कवर कर लिए। अब फिर दूसरा प्लानिंग देखिए, यदि इस y2 कर्व को, y2 को यदि हम a से लेकर के b तक इंटीग्रेट कर दें तो अब इस कर्व के नीचे जो भी भाग आप देख रहे हैं इसका मान आपको एरिया मालूम हो जाएगा। और पूरे एरिया में से यदि हम नीचे वाले एरिया को माइनस कर लें, सबट्रैक्ट कर लें, तो ये बीच में जो रिमेनिंग एरिया आपको मालूम है वो हमको दोनों कर्व के बीच का एरिया मालूम हो जाएगा। तो आप इसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन जो होगा वो a से b होगा। पहला में y1 और फिर उसके बाद दूसरा, एक ही बार हम सबट्रैक्ट कर दिए तो y1 माइनस y2 dx। ऊपर वाला कर्व से नीचे वाला कर्व को माइनस करना था, चूंकि ये y का वैल्यू है इसलिए हम यहाँ पे dx लिखे हैं। और आपको बताए थे कि जब आप यहाँ dx लिखते हैं तो ये x का वैल्यू होगा, तो x का मान ये था और x का मान भी, इसलिए dx हुआ, और dx होता है तो y का टर्म लिखा जाता है। तो जब दो कर्व के बीच एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप उस दोनों कर्व के इक्वेशन को सॉल्व कर लें। सॉल्व करने से हमको x का मान मालूम हो जाएगा, यानी वो उससे आपको ये पता चलेगा कि आप इंटीग्रेशन जो करेंगे वो कहाँ से कहाँ तक करेंगे। तो इंटीग्रेशन ये पता चल गया आपको। उसके बाद फिर ऊपर वाला कर्व, यानी जब तक आप कर्व ड्रॉ नहीं कर लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन कर्व मेरा ऊपर है और कौन कर्व नीचे है। उस सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग इसमें मॉड भी लगा सकते हैं। मतलब y1 में से y2 सबट्रैक्ट होगा कि y2 में से y1 सबट्रैक्ट होगा। कभी कभी आप बिना फिगर का भी, आप यदि फिगर नहीं भी बनाए, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, आप दोनों को सबट्रैक्ट किए, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा है कि किसमें से किसको सबट्रैक्ट करना होगा, तो उसके लिए हम मॉड लगा के काम करेंगे। और एरिया जो है कभी माइनस में आएगा नहीं, यानी यदि आपका आंसर माइनस में जा रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपने फिगर को गलत ढंग से
बनाया है, यानी जिसमें से आप जिस फंक्शन में से आप जिसको घटाए हैं उसका आप रिवर्स कर दीजिएगा तो फिर एरिया पॉजिटिव आ जाएगा। और एक लास्ट रिजल्ट, मान लेते हैं हमको ये एरिया निकालना है। ये लाइन x इक्वल टू ए है, ये लाइन x इक्वल टू बी है, और ये मेरा कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, और फिर हमको x एक्सिस को भी बाउंडेड करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये कर्व हो गया, कुछ कर्व x एक्सिस के ऊपर भी लाई कर रहा है, कुछ भाग x एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है। तो इन सब को हम एरिया निकालेंगे। तो आप क्या कीजिएगा इसका एरिया निकालने के लिए, सबसे पहले तो ये पॉइंट x एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट किया वो निकाल लिए। सपोज ये मेरा C है और ये D है, तो हम पहले इस कर्व को, इतना दूर को A से लेकर के C तक इंटीग्रेट करते हैं। तो इसके नीचे जो भी भाग आप x एक्सिस तक देख रहे हैं इस सब का एरिया मालूम हो जाएगा। फिर हम लोग C से D इंटीग्रेट करेंगे तो ये निकल जाएगा एरिया, फिर D से B तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया मालूम हो जाएगा। लेकिन जो नीचे भाग आप देख रहे हैं वो एरिया माइनस में आपको बतलाएगा, आपको मॉड लेना होगा। तो यहाँ पर जो आप एरिया लिखिएगा वो A टू C आप x का मान लिख रहे हैं, x बराबर a है, x बराबर c, तो यहाँ पे dx होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस फिर इंटीग्रेशन c टू d y dx। कर्व वही है मेरा, इसलिए y का ही मान होगा। लेकिन ये जो फिगर आएगा उस पूरे वैल्यू में आप मॉड लगा दीजिएगा, यानी जो जो भाग x एक्सिस के नीचे लाई करेगा उसमें आप क्या करेंगे, वैल्यू निकालने के बाद लास्ट में मॉड लगा दीजिएगा। फिर प्लस अब d से b तक यदि हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो मेरा ये एरिया मालूम हो जाएगा D से B तक में। तो D से B y dx, ये सब x का वैल्यू है इसलिए सब में dx यहाँ लिखाया है और इसलिए यहाँ पे y का वैल्यू होगा। और एक रिजल्ट आप इंटीग्रेशन में पढ़े हैं, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये वाला फॉर्मूला। इसका भी इस चैप्टर में बराबर यूज होगा, इसलिए हम फिर से लिख देते हैं फॉर्मूला। इंडिफिनिट में ही पढ़ना है। फॉर्मूला होगा x रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय a। इस रिजल्ट का इस चैप्टर में हम बार बार यूज करेंगे और इस रिजल्ट के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका प्रूफ आप चाहिएगा तो कर सकते हैं। रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है, इसलिए x बराबर क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, a साइन थीटा। तो x की जगह a साइन थीटा रख करके इस फॉर्मूला पर आप पहुंच सकते हैं। बस एरिया चैप्टर में इतना ही रिजल्ट्स था। हम एक आध एग्जाम्पल करके आपको बताते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना है, उसके बाद आप प्रॉब्लम बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में आगे सीखेंगे। जैसे एक्सरसाइज 22.1 एक क्वेश्चन हम करते हैं, कह रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 2 है और x एक्सिस है। तो कहता है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लाइन x बराबर 1, x बराबर 2 एंड x एक्सिस। तो इस चारों के बीच का हमको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले फिगर बनाइए और ये एक पैराबोला का फिगर है। पैराबोला ट्रेस करने के लिए हम सिखा दिए हैं आज आपको। ये देखना है कि x का पावर इवन है तो y के सिमेट्रिक फिगर होगा। जब कभी x का इवन पावर हो तो y के सिमेट्रिक, तो y के सिमेट्रिक फिगर आप बना दीजिए। ये मेरा हो गया फिगर। x का पावर सम संख्या हो तो कर्व y के सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक कहने का मतलब जो फिगर आप इधर लेफ्ट साइड में देख रहे हैं उसी का मिरर इमेज इधर दिखाई देगा। इसमें से एक लाइन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कहीं पे अब 1 आएगा, फिर आगे कहीं 2 आएगा। तो ये लाइन x इक्वल टू 1, x बराबर कांस्टेंट है y एक्सिस के पैरेलल। ये लाइन मेरा x इक्वल टू 1 हो गया। ये लाइन अब जब बनाएंगे तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर x एक्सिस, अब चारों के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र बनता है उसको गौर कीजिए। ये पूरे पैराबोला को हमको नहीं रखना है, हमको 1 से 2 के बीच में ही। तो ये लाइन मेरा x इक्वल टू 1 का काम किया, ये लाइन x इक्वल टू 2 का काम किया, ये मेरा x एक्सिस हो गया और ये कर्व हो गया। अब देखिए चारों आ गया आपका, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x एक्सिस, यानी हमको ये एरिया निकालना है।
अब क्या प्लानिंग कीजिएगा इसका एरिया निकालने के लिए? यदि हम इस कर्व को 1 से लेकर के 2 तक इंटीग्रेट कर देते हैं, 1 से 2, तो इसके नीचे जो भी एक्स एक्सिस तक का भाग देख रहे हैं, इस सब का एरिया आपको मालूम हो जाएगा। तो एरिया इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन 1 से 2 तक। अब 1 से 2 आप किसका वैल्यू लिखे हैं? x का मान लिखे हैं, इसलिए यहां पे dx लिखना होगा और यहां dx है तो यहां क्या हो जाएगा? y। अब 1 से 2 y का वैल्यू आपको कर्व से दिया हुआ है x स्क्वायर dx। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दीजिए, x क्यू बाई 3, 1 से 2 लिमिट डाल दीजिए, 1/3 बाहर हो गया। x के जगह पर इस बार पहले हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, तो ये हो गया 2 का क्यूब, फिर माइनस x के जगह 1 रखिए, 1 का क्यूब, 8 - 1 7/3, और एरिया है तो अंत में स्क्वायर यूनिट डाल दीजिएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया। बस इसी टाइप से आपको प्रॉब्लम बनाते रहना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और आगे आपको सिखाएंगे। तो आज के क्लास में यदि आप एरिया से संबंधित जो भी बात सिखाया गया है आपको, यदि आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो एरिया को हमने 2 भाग में बांट करके आपको सिखाया। एक तो कर्व ट्रेसिंग आपको आना चाहिए, जितने भी कर्व का स्टैंडर्ड कर्व है वो सब जानकारी आप रखिए। और दूसरी बात, जो एरिया से रिलेटेड रिजल्ट है, 3-4 रिजल्ट है एरिया से रिलेटेड, आप उसको भी अच्छी तरीके से ध्यान से रखिएगा। फिर कल वाला क्लास में हम इसी का डाउट आगे करेंगे। धन्यवाद।